ये रणहुंकार कानों में पड़ते ही एक तारीख मस्तिष्क में कौंध जाती है। तारीखें इतिहास की गवाह होती हैं और ऐसी ही एक तारीख थी 8 अगस्त सन 1942। आज से लगभग 80 साल पहले के दृश्य उभर कर सामने आने लगते हैं। हर साल अगस्त का महीना इन नारों की गूंज से हमें याद दिलाता है कि आजादी कोई आसानी से मिलने वाली चीज नहीं थी। आज भी ऐसा लगता है मानो आज का स्वतंत्र भारत सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के हर एक आंदोलनकारी के प्रयासों को, उनके बलिदान को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हो। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी, झकझोर कर रख दिया था अंग्रेजी हुकूमत को। सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के बाद भारत छोड़ो आंदोलन देश के कोने कोने तक फैला सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया था। 1857 में भारतीय मूल के सैनिकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हम चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ये अंग्रेजी हुकूमत हमसे अपने ही धर्म की खिलाफत नहीं करवा सकती। हम गौ मांस और सुअर की चर्बी से बनी गोलियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न कुर्बान हो जाए। नौकरी की है, अपना धर्म और ईमान नहीं बेच दिया है। साथियों, दिल्ली कूच करो। हाँ, चलो। ये वो क्रांति थी जिसमें पहल तो की थी सैनिकों ने, पर जल्दी ही ये आग की तरह एक जनव्यापी आंदोलन में कब बदल गई पता ही नहीं चला। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त क्रिप्स मिशन ने महात्मा गांधी की अगुवाई में गए सभी राष्ट्रीय नेताओं को निराश कर दिया था। ये स्पष्ट हो गया था कि सभी राष्ट्रीय नेताओं द्वारा तय शर्तों के मुताबिक ब्रिटिश भारत को छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की और अहिंसा एवं असहयोग आंदोलन का तरीका अपनाया। ये वो समय था जब पूरे यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध की आग धधक रही थी। जापान के पूर्व से किए गए आक्रमण से ब्रिटिश साम्राज्य भौंचक्का रह गया था। हांगकांग, सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर जापानी फौजों का कब्जा हो चुका था। यहाँ के हालात अब ठीक नहीं दिख रहे। भला इसी में है कि घर लौट चलें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अपने मुल्क चलकर गांधी जी के सत्याग्रह में साथ देंगे तो अपनी धरती माँ का ऋण चुका पाएंगे। इन सभी जगहों से हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी कामगार, व्यापारी, किसान और सैनिकों ने भारत लौटना शुरू कर दिया। ब्रिटिश फौज की पराजय अब करीब ही दिख रही थी। वो ब्रिटिश हुकूमत जो कभी बहुत मजबूत और अभेद्य थी, अब कमजोर, अयोग्य और अपनी साख खोती दिखाई पड़ रही थी। 100 से भी ज्यादा ब्रिटिश जहाजों को जापानियों ने बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया था। जापान द्वारा हिंदुस्तान पर आक्रमण के डर से कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और यहाँ तक कि दिल्ली को भी बंद होते हुए देखा गया। जान प्यारी है तो सब कुछ बंद कर दो और घर चलो। जान रही तो काम धंधा फिर हो जाएगा। हाँ, गांव चलो गांव। ये बड़े शहर अब सुरक्षित नहीं है। व्यापार बंद हो गए। लोग बड़े शहरों से भागकर अपने गांवों में शरण ले रहे थे। मद्रास में तो सभी सरकारी ब्रिटिश संस्थान शहर छोड़कर भाग गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ने कहा, हवा में एक अनिवार्यता का एहसास था। ब्रिटिश हुकूमत का जल्द वापसी का मंच तैयार हो गया था। 8 अगस्त सन 1942 के दिन महात्मा गांधी ने बंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद कर दिया। ग्वालियर टैंक मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं पूर्ण आजादी से कम किसी भी और चीज से संतुष्ट नहीं होऊंगा। आजादी से कम कुछ भी नहीं। एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसे आप अपने दिलों पर उकेर लें और आपकी हर सांस में आपको इसका स्मरण रहे। वो मंत्र है, करेंगे या मरेंगे। या तो हम भारत को आजाद करा दें या फिर इस प्रयास में अपने प्राण आहूत कर दें। हम जिंदगी भर इन गुलामी की जंजीरों से जकड़े नहीं रह सकते। महात्मा गांधी के शब्दों का पूरी सरजमी पर कौंधता हुआ असर हुआ। हर तरफ जोश और आक्रोश था। आज भी भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से पुकारते हैं। वो आंदोलन जिसकी शुरुआत बंबई में अगस्त के महीने में हुई थी, यानी भरी बारिश का मौसम, पर फैली आग की तरह। महात्मा गांधी जी ने हर वर्ग के लोगों के लिए सत्याग्रह के कुछ नियम बनाए। सरकारी नौकरी वाले अपना इस्तीफा नहीं देंगे
पर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा का ऐलान करेंगे। सैनिक अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, पर अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार करेंगे। सभी रियासतों के राजकुमारों से अपील है कि वो अपने लोगों के प्रति संप्रभुता का परिचय दें, न कि फिरंगी ताकत के प्रति श्रद्धावान रहें। विद्यार्थियों से दरख्वास्त है कि वो तब तक पढ़ाई छोड़ दें जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। वो किसान जिनमें हिम्मत है और जो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, वो लगान भरने से मना कर दें। फिर क्या था? गांधी जी के शब्द पत्थर की लकीर साबित हुए। हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग उनकी कही बात का पुरजोर समर्थन करने लगे। जन आक्रोश और लोगों द्वारा असहयोग का ये रवैया देखकर अंग्रेजों की नींद खुली। 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने तेजी दिखाई और तड़के सुबह के समय कुछ ही घंटों में सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर अलग अलग शहरों की जेलों में बंद कर दिया गया। तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। ग्वालियर टैंक मैदान में एकत्रित लाखों लोगों के जन आक्रोश के स्वर साफ सुनाई दे रहे थे। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। पूना, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना में अफरा तफरी फैली थी। हड़तालें और संघर्ष हो रहे थे। अहमदाबाद और बंबई में मिल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। अगले 3 महीनों तक मिलों को बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने सख्त नियंत्रण कानून लागू कर दिया और इस पूरे संघर्ष के दौरान नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे अखबारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। सन 1942 के अगस्त और सितंबर का महीना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन और आक्रोश का साक्षी रहा। अंग्रेजों ने निहत्थी भीड़ पर पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस का भरपूर प्रयोग किया। यहां तक कि हवाई जहाजों का भी भरपूर इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के लिए किया गया, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। आक्रोशित भीड़ और जनता का दमन ही ब्रिटिश सरकार की नीति थी। 1942 के खत्म होते होते 60,000 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। 26,000 लोगों को दोषी करार दिया गया और 18,000 लोगों को भारतीय रक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। इसी बीच एक नई चेतना का उदय हुआ जब संघर्ष की कमान भूमिगत नेतृत्व ने संभाली। अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक और जयप्रकाश नारायण जैसे नायकों ने लोगों का हौसला बढ़ाए रखा। ये डरने और घबराने का वक्त नहीं है साथियों। हम सब साथ हैं और आपको हमारा पूरा सहयोग और मदद मिलेगी। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। एक ही बात याद रखें, आजादी हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इन नेताओं ने देश भर घूम घूम कर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और संघर्ष का नेतृत्व किया। बंबई, पूना, बड़ौदा, सतारा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, ओडिशा, यूपी, बिहार और दिल्ली आदि अनेक इलाकों में भारत छोड़ो आंदोलन ने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले और देशभक्तों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस के समाजवादी, गांधीवादी आश्रम वाले, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य और अन्य क्रांतिकारियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी नेताओं के जेल में होने के कारण अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को बाकायदा ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया। भारत माता की जय! भारत माता की! तब अरुणा आसफ अली मात्र 33 साल की थी। आने वाले महीनों में अरुणा आसफ अली ने सुचेता कृपलानी और उषा मेहता के साथ मिलकर बंबई में एक भूमिगत ऑफिस का गठन किया और वहां एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की। राम मनोहर लोहिया ने दमन के बाबत खबरों के प्रसारण के लिए नियमित तौर पर कांग्रेस रेडियो का इस्तेमाल किया, जिसको मद्रास तक सुना जा सकता था। सुचेता कृपलानी गिरफ्तारी से बचकर बंबई चली गईं, जहां उन्होंने रामनाथ गोयनका जैसे व्यापारियों के साथ मिलकर देश विदेश में मौजूद कार्यकर्ताओं के लिए किताबों और क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन किया। ये वो बेहद खतरनाक और साहसी कार्य थे जिन्होंने उस समय की क्रांतिकारी पीढ़ी को परिभाषित किया।
ये बात हम सबको भलीभांति समझनी चाहिए कि जिस आजाद हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, उस आजादी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। धन्य हैं हमारे पूर्वज और हमारी वो पीढ़ी जिसने बिना कुछ सोचे और बिना अपनी जान की परवाह किए हमारी आजादी के उस महायज्ञ में अपने प्राण आहूत कर दिए। जय हिंद। जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। 9 अगस्त 1942 ये तारीख देश के हर नागरिक की स्मृति में आज भी अंकित है। ये वो तारीख थी जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने संपूर्ण विश्व को अहिंसा के मायने समझा। हरिजन पत्रिका में लिखे गए महात्मा गांधी के प्रभावशाली शब्द आज भी स्मरणीय हैं। गांधी जी ने लिखा, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि किसी भी शक्ति को ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी दिलाने के प्रयासों में भारत की मदद करने के लिए बुलाऊं। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि अंग्रेज़ों के स्थान पर कोई दूसरा शासन लागू हो। जिस दुश्मन को मैं जानता हूं वो बेहतर है बजाय उसके कि जिसे मैं नहीं जानता। मैं जापान को भारत में बुलाने के आरोप का पुरजोर विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, जापान का मुकाबला जारी रहे। इस संघर्ष में एक बड़ी बीमारी से बचाने के लिए हर जोखिम उठाना होगा। एक ऐसी बीमारी जो हमें कमज़ोर बना रही है और ये आभास करा रही है कि हम हमेशा के लिए गुलाम बने रहेंगे। ये बेहद असहनीय बात है। मैं जानता हूँ देश को बचाने की भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन आज़ादी के लिए कोई भी कीमत भारी नहीं है। मेरे प्रस्तावों को अगर ब्रिटिश हुकूमत मान लेती है तो सम्मानजनक शांति कायम हो सकेगी और तब विदेशी फौज अपने आप ही वापस चली जाएगी। मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, भारत सभी वित्तीय दायित्वों से मुक्त हो। दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन को हर साल जाने वाली राशि अपने आप बंद हो। तीसरा, सभी प्रकार के कर समाप्त हों सिवाय उनके जिसे नई सरकार लागू करती है या बरकरार रखती है। चौथा, ऐसी प्रभावशाली सत्ता का अस्वीकार्य भार जो देश के सबसे सक्षम लोगों को भी अपने अधीन रखता है, उसे तुरंत हटा लिया जाए। पांचवा, भारत के राष्ट्रीय जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो, जिसकी मुझे उम्मीद है कि अहिंसा के माध्यम से युद्ध का भाग्य बदला जा सकता है। हो सकता है ये सब पूरा न हो सके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन मांगों के लिए संघर्ष किया जा सकता है और देश के पास जो कुछ भी है उसे दांव पर लगाया जा सकता है। और इसके लिए देश लड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कई बड़े देशभक्त उभर कर सामने आए। तो आइए आज हम सभी मिलकर उन देशभक्तों और असंख्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो इस आंदोलन के दौरान पुलिस और सेना की गोलियों से मारे गए थे। इन शहीदों में दिग्गज राजनीतिक नेताओं से लेकर कई स्कूली छात्र और गृहिणियां तक शामिल थीं, जिनमें मिदनापुर की 72 वर्षीय गांधीवादी नेता मातंगिनी हाजरा, असम के एक स्कूल की छात्रा कनकलता बरुआ और गुजरात के 16 वर्षीय श्रीश कुमार जैसे सैकड़ों लोग मुख्य भूमिका में रहे। ये सभी देशभक्त थे जो सामान्य जीवन जीते हुए देश के लिए लड़ने और मरने की असाधारण ऊर्जा से भरे हुए थे। इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोग सिर्फ किसी एक प्रांत के नहीं थे, बल्कि देश भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें
हिस्सा लिया था। असम के कुशल कंवर, उड़ीसा के आदिवासी नेता लक्ष्मण नायक, यूपी के प्रमुख नेता राजनारायण मिश्र और सिंध के छात्र नेता हेमू कालानी भी उनमें से एक थे। ऐसे ही डॉक्टर गोविंद मलपे भी थे, जिन्हें आरती के शहीद के रूप में याद किया जाता है। इनके अलावा चिमूर के शहीद बालाजी रायपुरकर, शहीद भास्कर कार्णिक और जयवती सांगवी जैसे शहीदों की एक लंबी सूची है, जिन्होंने अपने देश के लिए 1942 में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होते ही अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी थीं। इस दौरान भारत की विभिन्न जेलों में कई मशहूर हस्तियों और नामी नेताओं ने दम तोड़ा। अपने आप में एक नेता और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की भी जेल में मृत्यु हो गई थी। ऐसा ही गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई के साथ भी हुआ। महात्मा गांधी ने इन दोनों के जाने के दुख को अपने कारावास के दौरान भारी मन से सहन किया था। मद्रास के मेयर एस सत्यमूर्ति को भी जेल में डाल दिया गया था, जहां उनकी 1943 में मृत्यु हो गई। अगस्त क्रांति सन 1857 के बाद देश की आजादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन साबित हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह से हिल गई थी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, और जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि आजादी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि 60,229 कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जबकि वास्तविकता यह भी है कि 18,000 लोगों को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा 940 लोग पुलिस द्वारा मारे गए और 1600 से अधिक आंदोलन के दौरान घायल हुए थे। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों पर ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को नष्ट करने का आरोप लगाया, जिसमें 208 पुलिस स्टेशन, 332 रेलवे स्टेशन और 945 डाकघर शामिल थे। ये सुनने में आज अविश्वसनीय लगता है, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने बिहार के भागलपुर और मुंगेर, बंगाल के तमलुक और नादिया और उड़ीसा के तालचेर में हवाई जहाजों से फायरिंग भी की थी। आंदोलन के दौरान बंगाल के तामलुक और महाराष्ट्र के सतारा में भूमिगत सत्याग्रही स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय सरकार स्थापित की। ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि कैसे कुछ साधारण पुरुषों और महिलाओं ने संसार में सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी। आइए इनके बारे में जानते हैं। दिनाजपुर के बालुर घाट कस्बे में एक दिन के लिए ब्रिटिश शासन का पतन हो गया था, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर 1942 को पहले जत्थे के सत्याग्रहियों का नेतृत्व सरोज रंजन चटर्जी ने किया। उन्होंने बालुर घाट शहर में प्रवेश करते हुए वहां की अदालतों, डाकघरों और रजिस्ट्री कार्यालयों को जला दिया और सरकारी गोदाम खोलकर उनमें रखे चावलों को जरूरतमंदों और गरीब लोगों में बांट दिया। बालुर घाट शहर संथाल आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश पुलिस बलों पर धनुष बाण से हमले का साक्षी भी रहा। 1943 की शुरुआत होते ही 26 जनवरी को बंगाल के सुताहटा, नंदीग्राम, मोहिसदल और तमलुक में एक स्थानीय जातीय सरकार की स्थापना हुई, जिसे ताम्रलिप्त सरकार के नाम से जाना जाता है। इसके लीडर सतीश चंद्र सामंत थे और बाकी प्रमुख नेताओं में अजय कुमार मुखोपाध्याय, सुशील चंद्र धारा और मातंगिनी हाजरा शामिल थे। कोंटाई के उपखंड में पोटाशपुर और खेजुरी नामक 2 थानों में उसी तरह की एक और जातीय सरकार का गठन किया गया, जो 1 महीने तक चली। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 400 से अधिक गांवों में एक परती या समानांतर सरकार की स्थापना की गई। यहां भी कार्यकर्ताओं ने रेल की पटरियां तोड़ दी, फोन के तार काट दिए और सभी तरह से
सतारा को कई महीनों के लिए स्वतंत्र कर दिया। नाना पाटिल, पांडु मास्टर, अम्मा मास्टर, श्रीनाथ लाल और डॉक्टर उत्तम राव जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने सतारा को ब्रिटिश शासन से आजाद कराया। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बलिया में भी आजादी की लहर कम मजबूत नहीं थी। इन दो जिलों में हुए बड़े पैमाने पर विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को ध्वस्त कर दिया और चैतू पांडे, झारखंड राय और सरजू पांडे जैसे प्रसिद्ध नेताओं द्वारा वहां समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। इनमें से कुछ नेता बाद में कम्युनिस्टों से जा मिले और अपनी लड़ाई को जारी रखा। 1942 का साल भारत छोड़ो आंदोलन का पर्याय माना जाता है, लेकिन 1943 और 1944 भी ऐसे वर्ष थे जब देशभक्ति के जोश और जुनून ने और भी कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को हवा दी। इन घटनाओं ने ही हमारे देश की नियति को निर्णायक रूप दिया। आने वाले दिनों में हम भारत के वीरतापूर्ण इतिहास, घटनाओं और विख्यात व्यक्तियों के बारे में और अधिक जानेंगे और सुनेंगे। तब तक के लिए जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। वो दौर 1920 के दशक का था जब ब्रिटिश हुकूमत से आजाद होने के लिए न सिर्फ कुछ राज्यों में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का ज्वार उफान मार रहा था। पूरे खिलाफत आंदोलन और फिर असहयोग आंदोलन जैसी मुहिम ने पराधीन भारत के लोगों को ब्रिटिश हुक्मरानों का विरोध करने के लिए जबरदस्त तरीके से प्रेरित किया। इधर एक के बाद एक हो रहे आंदोलनों से आजादी का बिगुल बजाने वाले भारतीय नेताओं में भी ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने का हौसला बढ़ने लगा था। सड़कों पर, बाजारों में, प्रेस में, कानून की अदालतों में, खेतों खलिहानों में और न जाने कहां कहां हर तरफ आजादी की ज्वाला भड़कने लगी थी। कहीं विरोध जताने महिलाएं सड़कों पर उतर रही थीं, तो कहीं छात्र अपने स्कूलों का बहिष्कार कर रहे थे। तो देश के कोने कोने से विदेशी कपड़े जलाकर लोग हल्ला बोल रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश में चारों तरफ विद्रोह उबल रहा था। देशभक्ति का ऐसा अलम इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। आज हम एक बार फिर हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और रुख कर रहे हैं पंजाब का। जी हां, पंजाब, जिसकी पहचान शुरू से ही सियासत और क्रांति के गढ़ के रूप में रही है। पंजाब में हुए अकाली आंदोलन को भी भला कौन भूल सकता है। बहरहाल पंजाब में 1920 से लेकर 1925 तक के दौर को हम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय के रूप में देखते हैं। वो ऐसा वक्त था जब पंजाब के गुरुद्वारों को वहां के महंत कहे जाने वाले पारंपरिक पुजारियों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि इससे कई साल पहले करीब 1800 के दशक की शुरुआत में शेरे पंजाब के नाम से विख्यात महाराजा रणजीत सिंह जी ने इन महंतों को कई बीघा जमीन, अपार मात्रा में धन और हर तरह की स्वतंत्रता इस उद्देश्य से सौंपी थी कि वो इन गुरुद्वारों में समुदाय की सेवा कर सके। वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये गुरुद्वारे ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण बन गए, जबकि इनकी देखरेख में लगे महंत और प्रधान पुजारी और ज्यादा शक्तिशाली और भ्रष्ट होते चले गए। वे गुरुद्वारों को जैसे अपनी जागीर और खुद को जमींदार मानने लग गए थे। ब्रिटिश सरकार भी इन्हें कभी खुलकर तो कभी गुपचुप तरीके से अपने भरोसे में ले रही थी। अंग्रेज चाहते थे कि सिख समुदाय सरकार के प्रति वफादार बनकर रहे, इसी में उन्हें अपनी भलाई भी दिख रही थी। गुरुद्वारों के महंतों की इन हरकतों का ही नतीजा था कि 1920 के दशक की शुरुआत में सिख सुधारकों का उदय हुआ,
जो गुरुद्वारों को इन महंतों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। सिख सुधारकों का ये समूह गुरुद्वारों पर से उन महंतों का नियंत्रण खत्म करना चाहता था जिन्हें ब्रिटिश सरकार प्रायोजित कर रही थी। इस मुहिम में सिख किसानों के साथ साथ कुछ जमींदार भी शामिल होने लगे थे। जगह जगह जत्थे और जुलूस निकाले जाने लगे थे। पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक किया जा रहा था। सबसे पहले साल 1920 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को आजाद करवाया गया। ये अमृतसर का वही गुरुद्वारा था जो विश्व भर के सिख अनुयायियों के लिए तब भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता था जितना कि आज इसकी पहचान है। यही नहीं, महंतों के चंगुल से वर्षों पुरानी आस्था के केंद्र रहे अकाल तख्त को भी मुक्त करवा लिया गया। महंतों पर इस सिलसिलेवार जीत ने अकाली आंदोलन को पहले से और ज्यादा रफ्तार देने का काम किया। ये वो दौर था जब लोगों में एकजुटता की ताकत का एहसास होने लगा था। सिलसिला आगे बढ़ा और नवंबर 1920 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी SGPC का गठन हुआ। 175 सदस्यों की इस समिति को चुनने के लिए सिख समुदाय के 10,000 से भी ज्यादा सदस्य एक जगह पर इकट्ठे हुए। SGPC एक सदी बाद भी सिखों के एक केंद्रीय संगठन के रूप में आज भी कार्यरत है। पर महंत भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। वो सिख सुधारकों को चुनौती देने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। इस बीच फरवरी 1921 में सिख स्वयंसेवकों का एक जत्था सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक की जन्मस्थली महंतों के कब्जे से मुक्त करवाने के लिए ननकाना साहिब जा पहुंचा। सिखों के लिए ननकाना साहिब से पवित्र कोई और स्थान नहीं हो सकता है, लेकिन वहां के महंत नारायण दास के मंसूबे कुछ और ही थे। वो इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का नरसंहार करने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ घात लगाए बैठे थे। जत्थे के पहुंचते ही महंत के इशारे पर 500 से भी ज्यादा हथियारबंद लोगों ने निहत्थे लोगों पर तलवारों और लाठियों से बेरहमी से हमला बोल दिया और बहुत से मासूमों को गोलियों से भून डाला। इस नरसंहार में लगभग 100 अकाली मारे गए। धर्म की रक्षा के नाम पर वो लोग शहीद हो गए जो मानवता को अमन, शांति और प्रेम का संदेश दे रहे थे। हालांकि इस नरसंहार के बाद भी जीवित बचे जत्थेदारों ने ननकाना साहिब की कमान संभालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। महंतों के खिलाफ सिखों का आक्रोश इतना जबरदस्त था कि उन्हें सहयोग और संरक्षण देने वाली ब्रिटिश सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ननकाना साहिब में हुए नरसंहार ने अमृतसर में हुए अप्रैल 1919 के उस भयानक नरसंहार की याद को ताजा कर दिया था जिसे जलियांवाला बाग में अंजाम दिया गया था। अकाली आंदोलन और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज तक ननकाना साहिब के नरसंहार को एक सबसे दुखद और विभत्स अध्याय के रूप में याद किया जाता है। ऐसा नरसंहार जिसने बेकसूर, अमन पसंद और निहत्थे लोगों का खून बहाया। इधर असहयोग आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ ही अब अकाली आंदोलन भी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया था। अकाली आंदोलन में शामिल सिख लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ छिड़े संघर्ष को भी बगैर किसी हिंसा के ही अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई थी। यही वजह थी कि सिखों ने भी विदेशी कपड़ों को जलाने और शराबों की दुकानों का विरोध करने का अपना अभियान तेज कर दिया। अपने विरोधियों का बढ़ता प्रभाव देखकर अंग्रेजों ने भी अपनी चालें चलने और रणनीति बनाने में तेजी कर दी। इसी कवायद में साल 1921 के अक्टूबर महीने में ब्रिटिश सरकार ने तोशाखाना यानी स्वर्ण मंदिर के खजाने की चाबियों को अपने कब्जे में ले लिया। इसे अक्सर कीज अफेयर से भी जाना जाता है। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी अकालियों ने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने एक बार फिर से शांतिपूर्ण जत्थे निकालकर और विरोध सभाएं करके अपनी ताकत का एहसास करवाया। सरकार ने बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह जैसे वरिष्ठ अकाली नेताओं को गिरफ्तार करके अपनी कुंठा निकाली। इस बीच अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। वहीं गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन भी काफी मजबूत हो चला था। आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया
जब चौतरफा घिरती चली जा रही अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर होना पड़ गया। नौबत यहां तक आ गई कि सरकार को न सिर्फ तोशाखाना की चाबियां लौटानी पड़ गईं, बल्कि तमाम गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों पर मिली इस कामयाबी के बाद महात्मा गांधी ने बाबा खड़क सिंह को भेजे गए अपने एक तार में लिखा, भारत की आजादी के लिए पहली जंग हम जीत गए, बधाई। महीनों बाद अगस्त 1922 में अमृतसर के पास एक छोटे से गांव घोकेवाला के गुरुद्वारे गुरु का बाग के महंत ने SGPC के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। दरअसल जब गुरुद्वारे को सिख सुधारकों को सौंपा जा रहा था, तब ऐन वक्त पर वहां के महंत ने गुरुद्वारे की जमीन को निजी संपत्ति घोषित कर दिया। उसने पुलिस से शिकायत कर दी कि अकाली उसकी जमीन पर पेड़ काट रहे हैं। महंत ने अकालियों पर जबरन चोरी के आरोप भी लगाए। इसके चलते ब्रिटिश अधिकारियों ने 9 अगस्त को 5 अकालियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही दिनों में अकालियों के और जत्थे गुरु का बाग गुरुद्वारा पहुंच गए और विरोध में और पेड़ों को काटने लग गए। इन हलचलों के बीच 28 अगस्त तक 4000 से ज्यादा अकालियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। ये अकालियों का एक तरह से जेल भरो आंदोलन था। अकाली स्वयं सेवकों पर बेरहमी से हुई लाठीचार्ज और पिटाई की खबरें पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गईं। देश के ज्यादातर नेता और पत्रकार गुरु का बाग पहुंचने लगे। चूंकि उस वक्त महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित किया हुआ था, इसलिए तब ये छोटा सा गांव अचानक से विरोध और राजनीति का केंद्र बन गया। जमीनी हकीकत जानने के लिए स्वामी श्रद्धानंद और हकीम अजमल खान जैसे नेताओं ने बड़ी बड़ी विरोध सभाएं की और पुलिस की बर्बरता की जांच भी शुरू की। जैसे जैसे आंदोलन मजबूत हो रहा था, ब्रिटिश सरकार को भी पीछे हटना पड़ रहा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने पहले तो जेल में बंद सभी अकाली स्वयं सेवकों को बिना शर्त रिहा कर दिया और फिर अकालियों को गुरुद्वारों और उसकी भूमि के प्रबंधन का भी पूरा अधिकार दे दिया। यहां तक कि पेड़ काटना भी अब पहले जैसा अपराध नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि सिख समुदाय भारत माता को भी एक ऐसा गुरुद्वारा मानने लगे थे जिसे मुक्त करवाना उनका कर्तव्य था। इस दौरान हुए संघर्षों में हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने एकता की अद्भुत मिसाल पेश की। कुल मिलाकर इन तमाम घटनाक्रमों से पंजाब एक ऐसे आदर्श राज्य के रूप में उभरा जहां हिंदुस्तान के हर धर्म के लोग मिलके एक साझे लक्ष्य को पाने के लिए संघर्षरत थे और कामयाब भी हो रहे थे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जरा याद करो कुर्बानी। हमारी आजादी, हमारे संघर्ष 70 साल पूरे करने का जश्न मना रहे हैं, तो हम आजादी के उन 40 संघर्षों और आंदोलनों को याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण आहूत कर दिए। हिंदुस्तान की आजादी के लिए किए गए संघर्षों और आंदोलनों की गाथा अविस्मरणीय है। ये सब किस्से और कहानियों के रूप में बार बार हम न जाने पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं। बहुत कठिनाई और संघर्ष के साथ सन 1947 में मिली आजादी के ठीक 8 दशक बाद आज भी हम विस्मय से उन हजारों और लाखों देशभक्तों के बारे में सोचते हैं जो जिए, लड़े और शहीद हो गए सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की आजादी के लिए। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं उन शहीदों को, इस देश के सभी पुरुष और महिलाओं को हर पल, हर दिन, हर बरस
हम देशभक्ति की अलख जगाते हैं अपने दिलों में और अपने जीवन में। देशभक्ति का जज्बा तब आता है जब बहुत करीब से हम अपने देश को और यहाँ के साधारण लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। यह कहानी साधारण लोगों की है जिन्होंने साधारण होते हुए भी असाधारण लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन किए और ब्रिटिश हुकूमत की सभी ज्यादतियां सही। आज हम सुनेंगे अपने देश के अलग अलग हिस्सों से और देश के बाहर से फकीरों और सन्यासियों, वहाबियों और संथालों, सिपाहियों और किसानों की कहानियां। भारत सरकार ने आजादी के संघर्ष की 40 ऐसी गाथाओं को मान्यता दी है जिनके बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं। हम इन संघर्षों से जुड़ी कहानियों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे और उन सभी वीरों और वीरांगनाओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने अपने देश की आजादी की खातिर वो कुछ कर दिखाया जो मात्र एक इंसान का जीवन जीने से कहीं ऊपर है। ऐसा ही विलक्षण जज्बा रखने वाले लोग थे ये, वो वीर बलिदानी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये बात 19वीं सदी की है जब पंजाब में सिख शासन को दोबारा स्थापित करने के लिए सन 1871 में नामधारी आंदोलन शुरू किया गया। सन 1910 का दशक गदर आंदोलन का दौर था। सन 1913 से 1915 के बीच ये आंदोलन अपने चरम पर था, यहां तक कि इसकी गूंज जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन तक में सुनाई दे रही थी। उधर सन 1917 से गोवा को आजाद करने की मुहिम शुरू हो चुकी थी। इधर सन 1915 से 1920 के बीच खिलाफत आंदोलन जोरों पर था और देश की जनता पूरी हरकत में थी। सड़कों पर जुलूस निकाले जा रहे थे, सभाएं की जा रही थी और इस्लामिक समुदाय के साथ पूरी सहानुभूति और सहयोग दिखाया जा रहा था। इसी बीच सन 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड भी हो चुका था और पूरे विश्व में उसकी बर्बरता से लोग अचंभित थे। कैसे कर सकता है कोई निहत्थे आदमियों, बूढ़ों, औरतों और बच्चों पर इस तरह का जुल्म। सन 1920 का दशक था गुरुद्वारा रिफॉर्म यानी गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का, जिसमें तरन तारन मोर्चा, ननकाना हादसा, गुरु का बाग मोर्चा, बब्बर अकाली आंदोलन का मोर्चा, भाई फेरू मोर्चा आदि आंदोलन शामिल हैं। सन 1921-22 में हिंदुस्तान के दक्षिण में स्थित केरल का मोपला विद्रोह भी इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना चुका था। गरीब किसानों का अमीर जमींदारों के खिलाफ इस तरह के विद्रोह सन 1860 से एक नहीं बल्कि कई बार हो चुके थे। सन 1920-21 में खिलाफत आंदोलन के साथ ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, पर संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा में हुई हिंसा के पश्चात असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। सन 1926 से लेकर सन 1930 के बीच नवजवान सभा, कीर्ति किसान आंदोलन और पेशावर कांड ने देश के लिए मर मिटने वाले आंदोलनकारियों और वीरों की एक नई नस्ल को जन्म दिया। कुछ ऐसे भी आजादी के संघर्ष हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सन 1931 का रेड लीफ कांड, कल्लारा पोप गोड़े केस, चेंगनूर हिंसा मामला और 1938-39 का वत्तियूर कवु सम्मेलन, 1938 से 1946 तक चला पूनन प्रवयलर आंदोलन और 1939 के कदकल हिंसा का मामला केरल कभी भूल नहीं सकता। सन 1930 में हैदराबाद राज्य में आर्य समाज आंदोलन अनुयायियों पर कई तरह के अत्याचार हुए। कर्नाटक में आज भी सन 1939 और सन 1949 के बीच हुए अरण्य सत्याग्रह और उसके सत्याग्रहियों की वीरता के किस्से अमर हैं। सन 1939-40 से हिंदुस्तान की सभी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। सन 1940 का साल मोराझा आंदोलन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा होलवेल स्मारक को हटाने के लिए किए गए आंदोलन के लिए जाना जाता है। हर तरफ कोलाहल था, शांत था तो बस वो शरीर जिसमें अब प्राण नहीं थे। आक्रोश, आंदोलन और संघर्ष जारी थे। ऐसा लगता था कि अब कोई बड़ा सैलाब आने को है।
सन 1940 में सेना का झांसी रेजिमेंट केस, 1941 में कय्यूब आंदोलन, 1941-42 में कालीपट्टनम का आंदोलन और 1941 से 1947 के बीच हुए मालाबार स्पेशल पुलिस हड़ताल वो आंदोलन थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। सन 1942 में हिंदुस्तान के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक एक बहुत बड़े आंदोलन की लहर उठी। क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन। हर तरफ बस एक ही शोर था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करेंगे करेंगे। सन 1942 से 1946 के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ने हिंदुस्तान की आजादी की मुहिम को पूरे विश्व में फैला दिया। सन 1943 में हुआ सुएज कैनाल की सैनिक क्रांति एक ऐसा मुख्य आंदोलन था जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सन 1943 से 1945 आजादी के संघर्ष का वो दौर था जिसने रानी झांसी रेजिमेंट और आजाद हिंद फौज को जन्म दिया। 1945 से 1947 के बीच घटित आंदोलन जिसे मदुरई षड्यंत्र कांड कहा गया और 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी आजादी के संघर्षों की इतिहास गाथा के बहुत महत्वपूर्ण पन्ने हैं। सन 1946 में कड्डवेलोर आंदोलन और कौवंबल आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके बाद सन 1947-48 में पंजाब में हुआ छिन्ना मोघा मोर्चा और हैदराबाद में बॉर्डर कैंप केस, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हिंदुस्तान की आजादी अब निश्चित दिखाई दे रही थी। अब तक ट्रावनकोर आंदोलन और दादरा नगर हवेली आंदोलन ने भी जोर पकड़ लिया था। भारत में फ्रांस और पुर्तगाल शासित क्षेत्रों का स्वतंत्र भारत में विलय होने के आंदोलन शुरू हुए, जो कि आने वाले कई दशकों तक चले। गोवा में पुर्तगाली शासन से आजादी का आंदोलन सन 1955 से शुरू होकर 1961 में भारतीय संघ में विलय के साथ अपने अंजाम पर पहुंचा। जैसे जैसे हम हिंदुस्तान की माटी पर हुए आजादी के लिए किए गए ऐतिहासिक संघर्षों को याद करते हैं, हम फिर एक बार हृदय से सभी बलिदानियों और वीरांगनाओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन पुण्य आत्माओं को हमारा शत शत नमन। जब भी तुम आने वाली नस्लों और पीढ़ियों को हमारे बारे में बताओ तो उन्हें कहना कि उनके कल के लिए हमने अपना आज न्यौछावर कर दिया। जय हिंद। जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों की भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी, तब आर्य समाज ने देश में जागृति लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में की थी। उन्होंने इसका विस्तार पूरे भारत में किया। आर्य समाज ने देश में सामाजिक आंदोलनों को नई दिशा प्रदान की। सन 1938-39 में इसने उस वक्त के हैदराबाद प्रांत में सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण की नींव रखी। उसी दौरान हैदराबाद सत्याग्रह के रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय जुड़ा। एक ओर निजाम का प्रभुत्व था तो दूसरी ओर अंग्रेजों का अत्याचार। आर्य समाज ने दोनों मोर्चों पर अपने आंदोलन का विस्तार किया। इस आंदोलन में हिंदू महासभा ने आर्य समाज का साथ दिया। धीरे धीरे पुनर्जागरण के आंदोलन ने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। वैसे तो हैदराबाद शहर में आर्य समाज के केंद्र की स्थापना सन 1892 में ही हो गई थी और सुल्तान बाजार इसका प्रमुख केंद्र बन चुका था। लेकिन सन 1905 में महान देशभक्त और हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंडित केशवराव कोराटकर के हैदराबाद प्रांत में आर्य समाज के अध्यक्ष निर्वाचित होते ही वहां पुनर्जागरण का नया दौर आरंभ हुआ। उनके अध्यक्ष बनते ही हैदराबाद प्रांत में निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ।
लोगों के मन में निरंकुशता का विरोध करने की हिम्मत जगी। सन 1938 तक हैदराबाद में आर्य समाज की 250 शाखाएं खुल चुकी थीं। इनमें से हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में ही 20 शाखाएं सक्रिय हो चुकी थीं। आर्य समाज के इन सभी केंद्रों की गतिविधियों से पुनर्जागरण का दायरा बढ़ता गया और निजाम शासन की क्रूरता के खिलाफ आंदोलन तीव्र हो गया। धीरे धीरे हैदराबाद प्रांत के अनेक महान राजनेता आर्य समाज के दर्शन और कार्यकलाप से प्रभावित होते चले गए और गैर मुस्लिम समुदाय के नागरिक तथा धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होते गए। इन आंदोलनकारी राजनेताओं में प्रमुख थे स्वामी रामानंद तीर्थ, उदगिर के कांबले वाले एम चेन्ना रेड्डी, पी.वी. नरसिम्हा राव, बीदर के रामचंद्र वीरप्पा, के.वी. नरसिंह राव, गुलबर्गा के विद्याधर गुरुजी, रायचूर के पंडित तारानाथ आदि। इनमें उस्मानाबाद, वारंगल, जाहिराबाद, आदिलाबाद, बांसव कल्याण, औरंगाबाद और बीड़ के अनेक राष्ट्रवादी नेता शामिल थे। इन सब ने मिलकर निजाम के दमन का पुरजोर विरोध किया तथा हैदराबाद प्रांत को इस्लामी राज्य बनाने की मंशा पर पानी फेर दिया। निजाम हुकूमत द्वारा जारी उन फरमानों का जोरदार विरोध हुआ जिसके तहत धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले कुख्यात कानूनों को पारित किया गया था। आर्य समाज के नेतृत्व में निजाम के उन प्रयासों का लोगों ने तीव्र विरोध किया जिसमें एक समुदाय के प्रति तुष्टिकरण नीति और दूसरे समुदाय के प्रति दमनकारी नीति लागू की जा रही थी। आर्य समाज ने उस दौरान अपने संदेशों का प्रचार प्रसार किया जिनमें मुख्य था सभी मनुष्यों के साथ समानता का व्यवहार, जाति प्रथा की निंदा, शिक्षा और शोधन के समान अवसर, सत्यार्थ प्रकाश का मूल संदेश यानी वेदों की ओर वापसी। इन संदेशों से उत्साहित होकर हैदराबाद, कर्नाटक के कई निडर देशभक्त आर्य समाज के आंदोलन में कूद पड़े। इनमें बाल्की के पंडित दत्तात्रेय और भीमन्ना खांडरे, बीदर के नरेंद्र जी, हल्लीखेड़ के बंसीलाल और श्यामलाल, हुमानाबाद के रामचंद्र वीरप्पा, शिवचंद्र जी और लक्ष्मण वीरप्पा, चित्तगुप्पा के हकीकत राय, गुलबर्गा के दत्तात्रेय राव अवरादी, वैजनाथ इरीवी, अमर सिम्हा राठौर और चंद्रशेखर पाटिल, रायचूर के माणिक राव जी, कोप्पल के लक्ष्मण गुड़ी, बांसव कल्याण के वकील गणपति शास्त्री, उदय भानु, मोहन सिंह, आर आर्य और सर गोपाल देव शास्त्री, चिंचोली के अनंत शर्मा तथा वेद प्रकाश जी गुंजोती, आर.वी. बिदप आदि प्रमुख थे। इन्होंने आर्य समाज के मंदिरों में लोगों को शिक्षित करने में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। राजनैतिक आंदोलन के साथ साथ आर्य समाज ने उस दौर में वहां सामाजिक सुधार और विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इससे आर्य समाज की लोकप्रियता बढ़ती गई। आर्य समाज की ओर से विद्यालयों की स्थापना की गई। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने बीदर, उदगीर, चित्तगुप्पा, गुलबर्गा और रायचूर में अनेक विद्यालयों की स्थापना की। श्यामलाल जी ने उदगीर में तत्कालीन अछूतों के लिए एक अस्पताल खोला। अपनी नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे गरीब हिंदुओं को मदद करने के लिए आर्य समाज के वकीलों ने हैदराबाद में उन्हें निःशुल्क सेवा देने की शपथ ली। वास्तव में तब के हैदराबाद में आर्य समाज ने जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए कठिन संघर्ष किया। एक नहीं, दो, चार नहीं, लाखों हैं वीर खजाने में, भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में, भर देंगे जेल खाने है वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने है वीर दयानंद के। आर्य समाज ने 1930 के दशक में निजाम की दमनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पुलिस ने आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। सन 1937 में निजाम प्रशासन ने एक परिपत्र जारी कर आर्य समाज की सभी वार्षिक बैठकों के आयोजन पर रोक लगा दी। लेकिन इसके बावजूद आर्य समाजियों ने इसके खिलाफ बिना पूर्व अनुमति लिए विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रखा। परिणाम स्वरूप हैदराबाद प्रांत के प्रमुख केंद्र गुलबर्गा, उदगीर, बीदर, उस्मानाबाद और निजामाबाद में सांप्रदायिक दंगे भड़के। फिर भी आर्य समाज ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। वो लोगों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा। इसी दौरान महात्मा नारायण स्वामी के निर्देशों के अनुरूप सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने
हैदराबाद प्रांत में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने 1936-37 में आर्य समाज की वहां की शाखाओं को हैदराबाद दिवस मनाने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य था सरकार की धर्मांतरण नीति का विरोध और आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। जब उस ऐतिहासिक दिन यानी 24 अक्टूबर 1938 को निजाम ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया तो आर्य समाज ने निजाम सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आरंभ करने का ऐलान कर दिया। महात्मा नारायण स्वामी और कुंवर चंद्रकरण जी के नेतृत्व में हैदराबाद कर्नाटक के आर्य समाजियों ने सन 1939 में 4 फरवरी और 2 मार्च को गुलबर्गा में सत्याग्रह में भाग लिया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें गुलबर्गा स्थित केंद्रीय कारागार में डाल दिया गया। हकीकत राय चितगुप्कर को गिरफ्तार कर हैदराबाद स्थित चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। निजाम हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए आर्य समाज ने वार्षिक सभाओं का आयोजन किया, जिनमें देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को आमंत्रित किया गया। जब निजाम ने गैर हैदराबादियों को प्रांत में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी, तब आर्य समाजियों ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए वहां प्रवेश किया और निजाम के खिलाफ आंदोलन में शरीक होने के लिए शोलापुर, विजयवाड़ा, बारसी, अहमदनगर, मनमाड़ और पूना के रास्ते हैदराबाद पहुंचे। उन सभी को गिरफ्तार कर राज्य की विभिन्न जेलों में डाल दिया गया। देशभक्ति का जज्बा कायम रखते हुए इनमें से कुछ एक ने भूखे रहते हुए जेल में ही दम तोड़ दिया, लेकिन विद्रोह की लौ को बुझने नहीं दिया। 24 फरवरी 1939 को हैदराबाद से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र रहबरे दकिन में हैदराबाद के तत्कालीन निजाम मीर उस्मान अली की एक गजल प्रकाशित हुई, जिसका एक पद्य ये था: बंद नाकूस हुआ सुन के निदाए तकबीर, जलजला आ ही गया सिलसिलाए जुन्नार पे भी। अर्थात मुसलमानों की अल्लाह अकबर की आवाज सुनकर हिंदुओं के शंख बंद हो गए और उन जुन्नार यानी जनेऊधारियों पर भी एक भूकंप जैसा आ गया। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने अपनी आत्मकथा में इस गजल का उत्तर इस प्रकार से दिया था: 3 धागे थे फकत सूत के कच्चे, लेकिन बाजी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पे भी। अर्थात 3 धागे थे सूत के कच्चे, पर फिर भी हैदरी तलवार पर जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत भारी पड़ा। वैसे तो आर्य समाजियों के अंदर बलिदान की भावना सन 1942 के करो या मरो आंदोलन, सन 1946-47 के ज्वाइन यूनियन आंदोलन और सन 1947-48 के बॉर्डर आंदोलन में देखी जा सकती है, लेकिन सन 1938-39 का हैदराबाद आंदोलन यानी हैदराबाद सत्याग्रह इस मायने में खास था कि इसने तब के दक्षिण भारत में अंग्रेजों और निजाम की फिरका परस्ती का अंतिम दम तक विरोध कर भारतीय संस्कृति, मानवता और स्वतंत्रता की रक्षा की।